Hello everyone, welcome to EduChants. So we are back with the class of psychology and very soon, tomorrow, we are starting MCQ sessions for you for SSB lecturer examination as well as for UGC NET December 2023. So this gap will be fulfilled by the regular classes so that we can cover up the complete class as well as we will practice some of the MCQs which are most expected in your examination. तो चलिए बिना डिले किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा, थ्योरीज ऑफ लर्निंग जितने सारे हैं हम इसको आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, सारे अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनका लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। तो आज हम देखेंगे पहले पैवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। देखिए पहले से बता रहा हूं जो थ्योरीज है ये डिटेल में बहुत बड़ा है, लेकिन अब हम इसका जो जिस्ट होता है उसको देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को डिस्कस करेंगे। कंप्लीट क्लास जो है इसका जब टाइम बहुत बचा होगा तो हम कंप्लीट क्लास नेट के टाइम में करा देंगे, ठीक है। तो इसका बस देखते हैं कि ये थ्योरी क्या है, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इवान पेट्रोविक पैवलोव 1849 to 1936 वॉज अ रशियन फिजियोलॉजिस्ट। ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे, ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, फिजियोलॉजिस्ट थे। ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, Pavlov and his associates were working in a laboratory at St. Petersburg on the digestive process of dog. जो डॉग्स का, कुत्तों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन प्रक्रिया होता है, उस पे वो और उनके एसोसिएट्स जो है वो उस पे स्टडी कर रहे थे लेबोरेटरी में सेंट पीटर्सबर्ग में। Pavlov was studying the gastric secretion of the dogs by placing meat powder in their mouth and measuring the saliva. जो डॉग्स होते थे उनके मुंह में मीट पाउडर, जो मांस होता है, जो मीट होता है, जो खाना होता है, वो उनके मुंह में देने से उनका कितना सलाइवा लाल टपकता है उसको वो मेजर करते थे। फॉर द सेक ऑफ प्रेसिशन ऑफ मेजरमेंट, Pavlov had arranged to give a signal or light or sound of bell just before placing the meat powder in the एनिमल्स माउथ। यानी कि वो बस एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बस एक जानने के लिए, मेजर करने के लिए, देखते हैं इसमें क्या होता है, बस एक ऐसे ही करते करते उन्होंने कोशिश किया कैसे एक उनको सिग्नल दिया जा सके उस डॉग को खाना देने से पहले, यानी खाना देने से पहले एक सिग्नल करके उसे खाना दिया जाए, ये उन्होंने कोशिश किया था ताकि एक लाइट बेल या तो कोई एक प्रकार का साउंड करके उसको खाना दिया जाए। हाउएवर आफ्टर अ फ्यू ट्रायल्स, unexpectedly, the dogs started salivating in anticipation of meat powder. It began to salivate at the signal or light or sound even before meat powder had been given. पहले बस उसको खाना देने से, खाने से लाल टपकता था, लेकिन अब बार बार उसे उसी बेल, उसी लाइट और सिग्नल के साथ उसको ट्रायल किया गया, लाइट साउंड दिया गया, फिर उसको खाना दिया गया। ऐसे बार बार करने के बाद अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ कि डॉग जो है वो सलाइवेट करने लगा विदाउट मीट पाउडर। पहले पाउडर देने से ही वो सलाइवेट करता था, अब वो सिग्नल या फिर लाउड सुनकर के ही उसको सलाइवेट करने लगा है, ठीक है। दस इट्स सलाइवरी रिस्पॉन्स विच शुड कम नेचुरली ओनली आफ्टर द मीट पाउडर टचेस द टेस्ट बर्ड्स स्टार्टेड टू बी एलिसिटेड बाय अ न्यूट्रल विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलस इवन बिफोर द मीट पाउडर वाज गिवन। यानी कि सलाइवरी रिस्पॉन्स जो उसका पहले आता था वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे जीभ में, जो हमारे टंग में होता है, टेस्ट बर्ड, जिससे हमें मतलब टेस्ट पता चलता है, उससे टच किए बिना ही उसका मतलब मीट पाउडर के बिना ही उसका सलाइवा स्टार्ट हो चुका था। Pavlov also noticed that the amount of salivation is response to the light or sound was less in amount than the salivation that occurred in response to meat powder। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गया कि उसे मीट देने से, मीट पाउडर देने से, खाना देने से जितना सलाइवेशन होता था उतना सलाइवेट नहीं हो रहा था जब वो बेल या फिर साउंड दे रहा था, ठीक है। ये सलाइवेट करता था लेकिन कम सलाइवेट करता था, लेकिन जब मीट दिया जाता है तो ज्यादा सलाइवेट करता है, ठीक है। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स है या फिर एलिमेंट्स हैं जिसपे ये पूरा का पूरा थ्योरी आधारित होता है। फर्स्ट इज अनकंडीशन स्टिमुलस, यूसीएस कहते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। Pavlov एक्सपेरिमेंट थ्योरी में यूसीएस किससे समझा जाता है, यानी यूसीएस कौन है। तो देखिए यूसीएस होता है अनकंडीशन स्टिमुलस, मैं बताऊंगा कौन है। द नेचुरल स्टिमुलस दैट एलिसिट अ नेचुरल रिस्पॉन्स। अनकंडीशन स्टिमुलस में यानी कि नेचुरल स्टिमुलस जो बस दिया जाता है कोई कंडीशन के बिना। और इन Pavlov's एक्सपेरिमेंट मीट पाउडर वाज द यूसीएस।
मीट पाउडर दिया जाता था या फिर खाना दिया जाता था डॉग को, उसको हम कहते थे अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी कि नेचुरल स्टिमुलस, जो कि बिना कोई कंडीशन के उसको दिया जाता था। खाना देने वक्त कोई कंडीशन नहीं था, क्योंकि ये बिफोर कंडीशनिंग है। बिफोर कंडीशनिंग कुछ भी कंडीशन नहीं था, बस खाना दिया जाता था। ये है स्टिमुलस, वो भी अनकंडीशन। अगर खाना दिया जाता था बिना कंडीशन के, तो डेफिनेटली द डॉग विल प्रोड्यूस अनकंडीशन रिस्पॉन्स, UCR, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, द नेचुरल रिस्पॉन्स एलिसिटेड टू द नेचुरल स्टिमुलस। नेचुरल स्टिमुलस था खाना या फिर मीट पाउडर, तो पावलोव एक्सपेरिमेंट में नेचुरल रिस्पॉन्स कौन सा आएगा डॉग का? सलाइवेशन, लाल टपकना होता था, UCR, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ये दो हो गए बिफोर कंडीशनिंग। अब मैंने कहा था कि इसको कंडीशन किया गया था, डॉग को बार बार एक एक्सपेरिमेंट करा गया था, उसको सिखाया गया था बेल देने के बाद खाना दिया जाएगा, इसलिए अब उसका कंडीशनिंग हो चुका है। अब देखते हैं वही स्टिमुलस अनकंडीशन था, अब जब कंडीशन बन जाता है तो क्या होता है? कंडीशन स्टिमुलस में न्यूट्रल स्टिमुलस, बेल होता है न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है, बेल होता है न्यूट्रल स्टिमुलस that does not naturally elicit the target response but may do so after being associated with the UCS for a number of time। जब बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस था और उसको जब बार बार अनकंडीशन स्टिमुलस यानी मीट पाउडर या फिर खाने के साथ दिया जाता है, तो वो क्या करता है? उसी प्रकार का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने लगता है, उसको आदत हो जाता है कि बेल के साथ खाना आता है। इसलिए पावलोव एक्सपेरिमेंट में लाइट साउंड या तो फिर बेल बन जाता है यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस। मैंने कहा बेल होता है न्यूट्रल स्टिमुलस, कहां पे? आपके बिफोर कंडीशनिंग में। बिफोर कंडीशनिंग बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, लेकिन आफ्टर कंडीशनिंग बेल एक कंडीशन स्टिमुलस है, क्योंकि कंडीशन ये है बेल बजाने से खाना मिलता है। सिर्फ बेल बजाओ, खाना मत दो, तो वो है कंडीशन स्टिमुलस। अब सिर्फ बेल बजा दिया तो क्या आएगा? कंडीशन रिस्पॉन्स आएगा। बेल सुनकर के क्या होगा? लाल टपकेगा, वो होता है कंडीशन रिस्पॉन्स। द टारगेट रिस्पॉन्स सिमिलर टू द UCR दैट इज ओरिजिनली टू द UCS ओनली, यानी जो कि पहले अनकंडीशन रिस्पॉन्स आता था सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशन स्टिमुलस के लिए, बट कंडीशनिंग के बाद क्या हो रहा है? इट ऑकर टू CS, कंडीशन स्टिमुलस के साथ आएगा। इवन इन द एब्सेंस ऑफ द UCS, अगर खाना नहीं भी दिया जाता है तभी भी वो लाल टपकाता है। पावलोव एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? द सलाइवेशन दैट ऑकर्ड इन द रिस्पॉन्स टू द लाइट और बेल वाज कंडीशन रिस्पॉन्स। यू मस्ट रिमेंबर हियर दैट the UCR and the CR, unconditioned response and conditioned response are similar, दोनों में ही लाल टपकता है। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स में खाना देख के लाल टपकता है, कंडीशन रिस्पॉन्स में बेल देख करके लाल टपकता है, बट नॉट द सेम। ये सिमिलर हो सकते हैं, लाल सेम, ठीक है, सलाइवा सेम ही है, लेकिन दोनों का सिचुएशन अलग अलग है। Pavlov noticed that the amount of salivation was less in response to the light or bell comparison to the original salivation to the meat powder। ये मैंने ऑलरेडी कह दिया। अब देखिए ये पिक्चर में क्या समझ में आ रहा है? इसमें ये समझ में आ रहा है जब हम खाना देते हैं अनकंडीशन स्टिमुलस, उसमें अनकंडीशन रिस्पॉन्स आ रहा है, जो कि बिना कंडीशन के आ रहा है रिस्पॉन्स, लाल टपकता है। जब हम कंडीशनिंग नहीं हुआ है और कुत्ते के सामने अगर हम बेल बजाते हैं, ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, तो कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं है। देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन जब हम ड्यूरिंग कंडीशनिंग देते हैं, बेल देते हैं, खाना देते हैं, तो उसका लाल टपकता है। उसके बाद खाने को हटा देते हैं, यहाँ पे सिर्फ बेल देते हैं, कंडीशन स्टिमुलस हो जाता है, तो उसका रिस्पॉन्स खाने पे आ जाता है और बेल के साथ वो अपना लाल टपकता है, क्योंकि उसे लगता है बेल के बाद खाना मिलेगा। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल 5 है, जो कि इन शॉर्ट में कहूंगा रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मतलब अगर कोई काम अच्छा करता है तो उसको शाबाशी देना चाहिए, अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है तो भी उसको कुछ मतलब रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, ताकि वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। अगर वो अच्छा कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जाम में अच्छा करते हो तो आपको शाबाशी मिलता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, यू आर ए प्राइड ऑफ द स्कूल और कॉलेज, वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ यू, ऐसे करके रीइंफोर्समेंट मिलता है। तो रीइंफोर्समेंट बहुत जरूरी होता है फॉर लर्निंग, क्योंकि आप आगे तभी बढ़ोगे जब आपको कोई प्रेज करेगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है एक्सटिंक्शन, जो कहते हैं ना कि बिना, अगर आप पढ़ाई छोड़ दो कुछ दिन के लिए तो आपके दिमाग से कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, आपके दिमाग में नहीं रहेगा। वैसे अगर बार बार सिर्फ बेल बजाओगे, खाना नहीं दोगे, तो उसका रिस्पॉन्स धीरे धीरे सलाइवा स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, अब लाल नहीं टपकेगा, क्योंकि आप बार बार उसको बेल बजा रहे हो लेकिन खाना नहीं दे रहे हो। एक्सटिंक्शन हो जाएगा, उसका बिहेवियर एक्सटिंक्ट हो जाएगा। देन स्पॉन्टेनियस रिकवरी, हाँ ये एक्सटिंक्ट हो गया, ये सही है, लेकिन अगर बहुत दिनों के बाद भी आप बेल बजा के खाना देते हो तो फिर से उसका वही सलाइवेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बस भूल गया कुछ दिनों के लिए, लेकिन बहुत जल्दी याद भी आ सकता है, तो वो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। नेक्स्ट है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। उसी प्रकार का बेल, मान लीजिए बेल, वही बेल
किसी और जगह पे अगर बजता भी है पूजा के टाइम में भी, शायद उसको लगेगा कि वो मेरा बेल है जिसमें खाना मिलता है। तो अगर सेम टाइप ऑफ स्टिमुलस मिलता है तो वो वही बिहेवियर वहां पे शो करेगा, वहां पे उसका सलाइवा स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। बेल, मान लीजिए जो बेल बजाया जाता था, अब वो दूसरा बेल लेके आएंगे तो ये सोचेगा और शायद उसका सलाइवा भी नहीं आएगा, क्योंकि उसने देखा कि जो बेल से मुझे खाना मिलता था वो उसी को जान चुका है कि ये मेरा बेल है, इसी से मुझे खाना मिलता है। दूसरा बेल बजाएंगे तो वो डिस्क्रिमिनेट कर देगा, उसको पता चलेगा ये वो वाला स्टिमुलस नहीं है, वो वाला मतलब बेल नहीं है, तो उसमें वो सलाइवेशन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं डिफरेंस में। डिफरेंस क्या है देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो सब्जेक्ट है यानी जो डॉग है, ये बिहेवियर इसलिए दिखाता है क्योंकि उसे कॉन्सिक्वेंसेस में खाना मिलता है। ठीक है, यानी कि इट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सिक्वेंसेस। जैसा कॉन्सिक्वेंस होगा, जैसा रिजल्ट होगा, जैसा आउटकम मिलेगा, उतना ज्यादा बिहेवियर दिखाएंगे। से फॉर एग्जाम्पल हम सभी जॉब के लिए लगे हैं, क्यों? क्योंकि हमें जॉब मिलेगा तो लाइफस्टाइल अच्छा होगा, अच्छे से घर परिवार हम मतलब उसको देख सकते हैं, घर परिवार को, इसलिए हम कर रहे हैं। अगर वो नहीं मिलता तो शायद हम ना करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस के साथ जुड़ा हुआ है हमारा एक्शन। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, दो अनरिलेटेड स्टिमुलस के बीच जो क्या होता है एसोसिएशन हम ढूंढते हैं कि ये बेल क्यों बजा रहे हैं। पहले जब बेल दिया गया होगा तो इसको भी ये समझ में नहीं आएगा कि ये तो खाना दे रहे हैं, फिर बेल क्यों बजा रहे हैं। बार बार देने के बाद ये खुद रिलेट कर रहा है, अच्छा बेल से इसका कोई रिलेशन देना है, नहीं तो फिर ये क्यों आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग में हम अपने से दो अनरिलेटेड स्टिमुलस को हम खुद ही जोड़ देते हैं कि अच्छा बेल का मतलब खाना ही होता है, हालांकि वैसा कोई रिलेशन होता नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बीएफ स्किनर्स थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लियर, देखिए इसका मीनिंग ये होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होता है ना, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ लर्निंग फोर्स विच इफेक्ट्स द डिजायर्ड रिस्पॉन्स मोर फ्रिक्वेंटली बाय प्रोवाइडिंग अ रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस इमीडिएटली फॉलोइंग द रिस्पॉन्स। यानी कि जब कोई रिस्पॉन्स करता है, अगर अच्छा करता है मतलब या तो गुड या तो बैड, गुड करेगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, बैड करेगा तो पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन इमीडिएटली मिलेगा। कोई भी रिस्पॉन्स आप करते हो, सही होता है तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, गलत होता है तो आपको पनिशमेंट मिलता है, लेकिन इमीडिएटली मिलता है आफ्टर योर रिस्पॉन्स। इसीलिए इसको कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। यहां पे इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स मिलता है और आपको यहां पे फीडबैक मिलता है। इट इज प्रपोज बाय बीएफ स्किनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज दैट बिहेवियर चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप मान लीजिए आप आज मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने सही आंसर दिया, मैं कहूंगा बहुत अच्छे, वेरी गुड, आगे ऐसे ही पढ़ते रहो, तो आप और भी ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करोगे। लेकिन आप इस क्वेश्चन को आपने सही आंसर किया, मैं आज नहीं कहूंगा, 2 दिन बाद कहूंगा आपने वो आंसर सही किया था, ऐसे कहूंगा, तो आप उतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होंगे, आपका लर्निंग उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस स्ट्रेंथन द बिहेवियर वाइल अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस वीकन इट। यानी कि अच्छा अगर आपको कॉन्सिक्वेंस मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो आपका बिहेवियर और भी ज्यादा बेहतर होने लगेगा। अगर अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर आपका वो बिहेवियर धीरे धीरे घटता जाएगा। कोई आपको अच्छा बोल रहा है तो आपका बिहेवियर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर कोई कह रहा है ये बिल्कुल घटिया किस्म का एक बिहेवियर है, तो फिर वो आपका धीरे धीरे घटता जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन स्किनर्स फेमस एक्सपेरिमेंट, पिजियन पेक्स द रेड बॉल एंड गेट्स फूड। जो मतलब जो कबूतर है उसको हम क्या करते हैं, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, बॉक्स में बंद कर देते हैं, भूखा रखते हैं, और उसको एक यहाँ पे रेड बॉल जैसा एक लेवर दिया जाता है जिसको वो प्रेस करेगा तो यहाँ पे उसको खाना मिलेगा। ठीक है, तो वो इधर उधर पैक करता है, लेकिन फाइनली वो यहाँ पे प्रेस करता है और उसको खाना मिल जाता है। तो बिकॉज ऑफ फूड यहाँ पे रीइंफोर्समेंट, अगर वो कर रहा है तो उसको कुछ अच्छा मिलना चाहिए, रीइंफोर्समेंट, उससे खाना मिला, पिजियन इज लाइकली टू पिक द सेम बॉल अगेन एंड अगेन। और उसके बाद फिर से हमने उसे फिर से वहीं पे डाल दिया, और फिर से हम देखेंगे कि वो पैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पिछले टाइम से इस बार वो कम टाइम में कर देगा, और अगर फिर से वहां पे छोड़ दे तो बिना सोचे वो सीधा वहीं पे पैक करेगा और वहां से खाना उसको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग के कुछ मेजर कॉन्सेप्ट। देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, द लर्निंग एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल स्टेप्स और टास्क एंड रीइंफोर्स्ड वन बाय वन। कुछ टास्क को हम डिवाइड कर दिए हैं, उसके हिसाब से हम उन्हें रीइंफोर्स करते हैं। द ऑपरेंट
the response behavior or act is strengthened so as to increase the probability of its reoccurrence in the future. ऑपरेंट रिस्पॉन्स का जो बिहेवियर है उसको बढ़ाने के लिए हम उसे क्या करते हैं कि उन्हें जो रिस्पॉन्स बिहेवियर के बदले हम उसको कुछ रीइंफोर्स करते हैं ताकि वो फ्यूचर में भी उसको रिपीट करे। यहाँ पे 3 कंडीशन है, एक है रीइंफोर्समेंट, एक है कॉन्टिग्यूटी और एक है प्रैक्टिस। रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए, अगर अच्छा कर रहे हो तो रिवॉर्ड जरूर मिलना चाहिए। कंटिन्यूअसली उसे प्रैक्टिस करना चाहिए। कोई भी चीज ऐसा नहीं है मुझे आज सबने कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हो तो मैं आज से करना बंद कर दूं क्योंकि सब तो मुझे अच्छा बोल ही रहे हैं तो मुझे करने की क्या जरूरत है, वो नहीं करना। कंटिन्यूटी रखना चाहिए और लास्ट में प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जैसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करता रहना चाहिए, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना चाहिए। विराट कोहली चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो लेकिन वो डेली डेली जब आता है खेलने तो वो प्रैक्टिस करके आता है। ऐसा नहीं है कि मैं तो प्लेयर हूं सबसे बेस्ट प्लेयर, मैं क्यों प्रैक्टिस करूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग रिलेट्स टू द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट। यहां पे स्किनर के थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रीइंफोर्समेंट का ही है। अगर रीइंफोर्समेंट मिलता है तो आप अच्छा काम करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। जैसे कोई अच्छा अगर अपना टारगेट फुलफिल करता है प्राइवेट कंपनी में तो उसको इंसेंटिव मिलता है, अगर इंसेंटिव मिलता है तो और भी वो ज्यादा काम करने में लगा रहता है। अगर इंसेंटिव बोल के ना दोगे आप या फिर नहीं दोगे तो फिर वो अपना काम करेगा और घर चला जाएगा, ठीक है। An organized learner is presented with a particular stimulus, a reinforcer after it makes a response, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी उसको कुछ भी मिलता है यानी रिइंफोर्समेंट मिलता है, पर्टिकुलर रिइंफोर्समेंट मिलता है, जब वो कोई भी रिस्पॉन्ड करता है इन अ गिवन सिचुएशन, द ऑर्गेनाइज्ड लर्नर विल टेंड टू रिपीट रिस्पॉन्सेस फॉर विच इट इज रिइंफोर्स्ड, यानी कि लर्नर विल रिपीट द रिस्पॉन्स। जैसे कि अभी मैंने कहा जब जब आप सही आंसर करोगे आपको एक मतलब कुछ मीठा दिया जाएगा, मान लीजिए रसगुल्ला मिलेगा, गुलाब जामुन मिलेगा, तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम भी सही करोगे क्योंकि आपको गुलाब जामुन पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट है इनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो कि आपको पता है कि इनका एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था। यहाँ पे स्किनर बॉक्स में एक माइस रखा गया था, ये एक लेवर है, अगर ये भूखा जो माउस है अगर इसे प्रेस करता है तो यहाँ से खाना इधर आ जाएगा, उसको खाना मिल जाएगा, तो इसलिए इसको एक बार छोड़ा गया तो इधर उधर वो जाकर के कोशिश करेगा बाहर निकलने का और फाइनली इसे प्रेस करेगा तो उसे खाना मिलेगा। नेक्स्ट टाइम जब भूखा रखा जाएगा वो इधर उधर थोड़ा सा करेगा लेकिन बाद में यहाँ पे आ जाएगा और खाना मिलेगा। तीसरी बार वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि तीसरी बार, मतलब बार बार रिपीट करने के बाद वो डायरेक्टली अभी उसी लेवर पे आ जाएगा और प्रेस करेगा और खाना खा लेगा, ठीक है। वैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग देखा जाए तो 2 चीज़ों पे आधारित है, एक है रीइंफोर्समेंट, एक है पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट जो कि हमारे बिहेवियर को बढ़ाता है, इससे हमारा जो बिहेवियर है वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव क्या है, अगर आप ये आंसर सही करते हो तो आपको गुलाब जामुन मिलेगा। नेगेटिव क्या होता है, देखो अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको पाना है, अगर आपको मतलब आपसे आपका मोबाइल ले लिया जाएगा अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो, ठीक है, नहीं करोगे तो ये करेंगे, तो ये है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। वैसे पनिशमेंट क्या होता है, ये बिहेवियर को घटाता है। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब होता है जब हम उन्हें पनिशमेंट देते हैं लेकिन पॉजिटिव तरीके से। अगर आप ये आंसर आज नहीं करोगे या फिर एग्जाम में कम मार्क लाओगे तो मैं आपको 10 पेज लिखने को दे दूंगा, ये पॉजिटिव पनिशमेंट है, ठीक है। नेगेटिव पनिशमेंट जो तो आपको पता ही है, मारना पीटना वगैरह ये सब होता है नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है। तो ये सब होता है और भी ज्यादा। तो ऐसे देखा जाए ऑपरेंट कंडीशनिंग के 2 पहिए। तो आगे देखते हैं शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट करने का भी एक समय होता है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप आज आंसर करते हो, मैं 2 दिन के बाद आपको कहूं कि वेरी गुड, तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा। तो टाइमिंग जरूरी होता है। रीइंफोर्समेंट कब दिया जाएगा वो भी इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट है कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट मतलब फॉर एवरी करेक्ट रेस्पॉन्स यू विल गेट रीइंफोर्स्ड, यानी कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, आपने सही किया, मैं कहूंगा वेरी गुड, आपको ये मिलता है गुलाब जामुन। सेकंड क्वेश्चन भी सही किया, बहुत अच्छे, ये रहा गुलाब जामुन। हर क्वेश्चन में अगर देने लगेंगे तो उसका रीइंफोर्समेंट का कोई फायदा नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट है फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। फिक्स्ड इंटरवल का मतलब है कि हम मतलब सोच के रखेंगे कि मान लीजिए 5 क्वेश्चन, हर 5 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर देते हो तो आपको गुलाब जामुन मिलेगा। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन सही है, सेकंड क्वेश्चन सही है, थर्ड गलत हो गया, फिर फोर्थ सही है, फिर फिफ्थ सही है, फिर सिक्स्थ भी सही है, तो 5 क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ पे आपको गुलाब जामुन मिलेगा। अगर 5 क्वेश्चन आप लगातार सही कर देते हो, जहां पे आपका 5 क्वेश्चन सही हो जाता है वहां पे आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, गुलाब जामुन मिलेगा। यानी आफ्टर अ सेट ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स यू विल गेट रीइंफोर्स्ड।
नेक्स्ट फिक्स्ड रेशियो रिइंफोर्समेंट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वहां पे करेक्ट रिस्पॉन्स था, यहाँ पे बस रिस्पॉन्स, मतलब कि हर 5 रिस्पॉन्स के बाद चाहे सही हो या गलत, मान लीजिए एक सही हुआ, 2 3 4 5 ये सब कुछ गलत हो गया, फिर भी मैं यहाँ पे उनको रिइंफोर्समेंट दूंगा, चाहे वो एक सही हो चाहे 10 सही हो, उसको मैं 5 के बाद ही दूंगा, ठीक है। यह है फिक्स्ड रेशियो। और फाइनली आता है वेरिएबल रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। ये वैरी करता है, ये कभी भी फिक्स नहीं होता है, इरेगुलर होता है, स्पॉन्टेनियस, कभी भी कहीं भी कैसे भी दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंसाइटफुल लर्निंग। इंसाइटफुल लर्निंग को हम क्या कहते हैं, इसको हम जेस्टल्ट थ्योरी कहते हैं या फिर जेस्टल्ट साइकोलॉजी कहते हैं, जेस्टल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, उसमें आता है इंसाइटफुल लर्निंग। मैक्स वर्दीमर फादर होते हैं जेस्टल्ट थ्योरी के, लेटर ऑन वर्दीमर, देन कॉटकॉफ का, ठीक है, वर्दीमर के साथ कॉटकॉफ का, वुल्फगैंग कोहलर, ये सब ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है। जेस्टल्ट शब्द का मतलब होता है होल एंड नॉट इन पार्ट्स, तो टोटल कॉम्पोजिशन को समझाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ हैंड्स, लेग्स, लिम्स, हाँ, तो मसल्स, बोन्स, ठीक है, टिश्यूज, सेल्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारे चीजें मिल करके हमारा बॉडी बना हुआ है, किसी एक चीज से नहीं चलता है ये। तो होल, एज अ होल, अगर एज अ होल ह्यूमन बॉडी के सारे पार्ट्स काम करेंगे तभी ह्यूमन रन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एन इंडिविजुअल लर्न्स एन ऑब्जेक्ट एज अ होल, अ सिंगल एंटिटी, नॉट इन पार्ट्स और बिट्स। वैसे ही एक इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट को, हर एक ऑब्जेक्ट को एज अ होल देखता है, नॉट इन द पार्ट, नॉट इन द सिंगल एंटिटी, ठीक है। कोहलर 21 जनवरी 1887 को एस्तोनिया गवर्नरेट में, रशिया में उनका जन्म हुआ था। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ इनसाइट, कोहलर कंडक्टेड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपांजी नेम्ड सुल्तान। सुल्तान नामक एक चिंपांजी के ऊपर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और इंसाइटफुल लर्निंग को दर्शाया। तो उनके एक्सपेरिमेंट 2 प्रकार के थे और 4 एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, 2 प्रकार के लेकिन 4 एक्सपेरिमेंट। पहले एक्सपेरिमेंट में सुल्तान वाज प्लेस्ड इन अ केज, a stick was placed in the cage and a banana just outside the cage, but outside sultan direct reach, मतलब out of सुल्तान डायरेक्ट रीच, यानी कि सुल्तान को भूखा रखा गया था। सुल्तान एक सिंपैंजी है, उसको एक मतलब केज के अंदर रखा जाता है, उसको एक लकड़ी दिया जाता है वहां पे, और लकड़ी छोटा होता है, और केज से बाहर थोड़ा दूर एक बनाना रखा जाता है खाने के लिए। लेकिन जब वो हाथ बढ़ाता है तो उसको खाना नहीं मिलता है, तो उसके हाथों से बाहर होता है वो खाना, यानी बनाना। सुल्तान मेड मेनी अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन द बनाना बट इट फेल्ड। सुल्तान कोशिश करता है खाना खाने के लिए लेकिन वो फेल कर जाता है। इट सैट डाउन इन डिस्पायर, वो दुखी हो जाता है, बट आफ्टर सम टाइम इट सडनली गॉट अप, लिफ्टेड द स्टिक एंड यूज्ड इट टू ड्रॉ द बनाना टुवर्ड्स इटसेल्फ। इनसाइट का मतलब होता है सडन स्पार्क ऑफ आइडिया, सडन स्पार्क ऑफ आइडिया, सडनली आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ जाता है, उसको हम कहते हैं इनसाइट। तो ये दुखी बैठा था लेकिन सडनली उसके दिमाग में आया, अरे यहाँ तो लकड़ी पड़ा हुआ है, इसको मैं मदद कर सकता हूँ, इसकी हेल्प ले सकता हूँ खाना खाने के लिए। तो उसको उठाता है और बनाना जो है उसको अपने ओर खींचता है और खा लेता है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में वही सेम रिपीट होगा। कोहलर प्लेस्ड इनसाइड द केज 2 स्टिक्स विच कुड बी जॉइंड टू ईच अदर, यानी कि यहाँ पे अभी एक स्टिक था, सिर्फ एक लकड़ी था, अब 2 लकड़ी है, और दूसरा लकड़ी थोड़ा सा ऐसा है, देखिए थोड़ा सा कैसा है, होलो टाइप समझते हो कि उसमें एक छोटा सा होल होगा, ठीक है, ताकि और एक लकड़ी इसके अंदर घुसाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा था। दिस टाइम द बनाना वाज प्लेस्ड सो दैट इट कुड नॉट बी ड्रॉन बाय द चिंपैंजी टुवर्ड्स इटसेल्फ विद अ सिंगल स्टिक। इस बार थोड़ा सा और दूर रखा गया है क्योंकि 2 स्टिक दिया गया है और सिंगल स्टिक से वो नहीं आ सकता है। आफ्टर न्यूमरस अटेम्प्ट्स सुल्तान जॉइंड द 2 स्टिक्स टुगेदर एंड सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग द बनाना। इस बार वो कम टाइम लिया लेकिन एक स्टिक को बढ़ाया, नहीं हुआ। अब 2 स्टिक को पकड़ के एक को दूसरे के अंदर घुसाया, जब लंबा हो गया तो उसको बनाना खींच के वो खा गया। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 डिफरेंट है थोड़ा सा, वही बनाना वाला स्टोरी। थर्ड स्टेप, Kohler hung the banana from the roof of the cage of such a height so as to ensure that Sultan could not reach it even by jumping upwards। ऐसा भी मतलब अब जो सेल में उसे रखा गया था, जिस केज में उसको रखा गया था, उसके ऊपर छत के ऊपर टांग दिया गया, ठीक है, सीलिंग में टांग दिया गया, रूफ में टांग दिया गया बनाना। अगर वो जंप भी करता है सुल्तान तो भी उसके हाथ में नहीं आएगा, ऐसे रख दिया गया। और उसके साथ उसके रूम में, केज में एक बॉक्स रखा गया था, प्लेस्ड इनसाइड द केज। आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स सुल्तान क्लाइंब अप द बॉक्स एंड ऑब्टेन द बनाना, यानी उसने कोशिश किया जंप करने का, नहीं हो पाया। अब उसके सामने रखा हुआ बॉक्स को वो देखता है, उसको रखता है, बॉक्स के ऊपर चढ़ जाता है और
वो बनाना ले लेता है। वही एक्सपेरिमेंट दोहराया गया थोड़ा अलग तरीके से। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, यहाँ पे कॉलर प्लेस 2 बॉक्सेस एट वन प्लेस इन द केज, द बनाना वाज प्लेस्ड एट एन इवन हाई लेवल। अब बनाना और भी ऊपर रखा गया, अब यहाँ पे एक नहीं 2 बॉक्स रखे गए। At first, Sultan kept on trying to reach the banana by standing up on one box, but after numerous failures, it placed one box upon the other and claiming quit obtained the banana. इस बार वो देखता है इसके ऊपर और ज्यादा चढ़ गया है, तो एक बॉक्स रखता है, कोशिश करता है हाथ ऊपर लेने का, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है। अब वो दिमाग लगाता है और दूसरा वाला भी बॉक्स रख देता है उसके ऊपर। 2 बॉक्स के ऊपर वो जब वो चढ़ जाता है तब वो उसे बनाना मिल जाता है। इसका मतलब है कि जब वो सोचेगा कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो सडनली दिमाग में कोई ना कोई आइडिया जरूर आ जाता है। इसको हम इनसाइट कहते हैं। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि कैसे इनसाइट्स आएंगे, कैसे एक ग्रुप में, देखिए ग्रुप यानी कि एक, हम कहते हैं कि इसको कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी कहा जाता है। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन यानी यहाँ पे ये पार्ट पे बिलीव नहीं करता है, होल पे बिलीव करता है। और ये जो होल होता है वो किससे बना हुआ होता है? छोटे छोटे पार्ट से बना होते हैं। अच्छा, कौन सा पार्ट किस होल में आएगा कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए इतने सारे लॉज हैं। लॉ ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलर आइटम्स ग्रुप टुगेदर। लॉ ऑफ सिमिलरिटी में कहा गया है जो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं या फिर सिमिलर आइटम होते हैं वो एक ग्रुप में आएंगे। जैसे कि बहुत सारे वेजिटेबल्स यहाँ पे रखे गए हैं, सभी को अलग अलग तरीके से वेजिटेबल है, लेकिन सभी को हम एक कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ सिमिलरिटी। तो जब हम एक होल बनाएंगे तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर के वेजिटेबल्स के एक होल बनाएंगे। ठीक है। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, एलिमेंट्स हैविंग नियरर कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप टुगेदर। जिसके कैरेक्टरिस्टिक सेम है, जैसे कि मान लीजिए जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जितने सारे यूटेंसिल्स होते हैं उसको एक जगह पे रखा जाता है, क्योंकि उन सभी का काम एक ही होता है, खाने वाला। तो वो है प्रॉक्सिमिटी। देन लॉ ऑफ क्लोजर, क्लोजर का मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए ये एक बॉक्स, ये एक मैं पिक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कौन सा मिसिंग है वो अगर मैं बताऊँ तो ऐसा है एक, ऐसा है एक, और एक ऐसा है, तो आप किसको चूज करोगे? तो डेफिनेटली आप इसको चूज करोगे, ताकि आप यहाँ पे इसको लगा करके इसको कंप्लीट कर सको। विच कंप्लीट्स द पिक्चर इज कॉल्ड क्लोजर, यानी कि द एलिमेंट्स विच कंप्लीट एनी आइटम इट विल बी ग्रुप टुगेदर। देन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यूअस होगा, 1 2 3 डैश है, देन 4 है, सॉरी यहाँ पे डैश है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे जो कंटिन्यू कर सकता है नंबर वो यहाँ पे रहेगा। सम एलिमेंट्स कंटिन्यू थ्रू अ लाइन। लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट, टीचिंग मस्ट बी अट्रैक्टिव टू द स्टूडेंट। जो भी हम पढ़ा रहे हैं दैट शुड बी इंटरेस्टिंग। जो भी ऐड करना चाहिए हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ प्रेगनेंस, लॉ ऑफ गुड फिगर और सिंप्लिसिटी। एक चीज जो इसमें हम ऐड कर सकते हैं, जिसमें ये सुंदर दिख सकता है, अच्छा दिख सकता है, उसको हम एक जगह पे ऐड कर सकते हैं, उसको कहते हैं लॉ ऑफ प्रेगनेंस। देन आता है लॉ ऑफ फिगर, पर्टिकुलर फिगर और सिंप्लिसिटी। इसको कैसे और भी सिंपल बना सकते हैं, जो रूल उसको फॉलो करते हैं उसको हम लॉ ऑफ फिगर कहते हैं। देन लॉ ऑफ सिमेट्री, आइटम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड वेरी सिंपली। सिमेट्री में रखो, सिंपल रखो, यही इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है इसके कुछ फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं, द फैक्टर्स अफेक्टिंग इनसाइट। इनसाइट को अफेक्ट करने वाला कौन सा वो फैक्टर है? फर्स्ट है एक्सपीरियंस। देखिए इनसाइट किस में आएगा? इनसाइट उन में आएगा जिनके पास ये सारे चीजें होंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि मान लीजिए आप एजुकेशन पढ़ रहे हो, आप एक स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन हो, क्या आपको कभी स्पेस साइंस वाला या फिर शेयर मार्केट वाला या आपको बिजनेस मैथमेटिक्स वाला कोई भी ख्वाब, कोई भी इंसाइट आया है? नहीं भी आएगा, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी हो आपके दिमाग में ये सब आएगा, आप स्पेस साइंटिस्ट थोड़ी हो जो ये सब आएगा। इसका मतलब है आपको उस एरिया में इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस एरिया का इंसाइट आपके अंदर आएगा। ठीक है, अगर आप एक मैथमेटिशियन हो तो आपको इंसाइट भी मैथमेटिक्स का ही आएगा। आप अभी एजुकेशन के हो तो आपका इंसाइट भी एजुकेशन के साथ रिलेटेड होगा। पास्ट एक्सपीरियंसेस हेल्प इन द इंसाइट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। Child cannot solve the problems of modern mathematics unless he is well acquainted with its symbolic language. अगर मैथ्स के सिंबल्स के बारे में नहीं पता है, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो कभी भी मैथमेटिक्स या फिर मॉडर्न मैथमेटिक्स नहीं कर सकता है। यानी कि अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तभी जा करके हाई इंसाइट्स आपके अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। Insightful solution depends upon the basic intelligence of the learner. यानी कि इंसाइट उन्हीं लोगों को आता है जो थोड़ा इंटेलिजेंट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं 10th फेल हूँ,
मैं मैट्रिकुलेशन मेरा 0 है, मेरे को क्या इंसाइट आ सकता है पढ़ाई में? पढ़ाई में क्या आ सकता है, नॉलेज में क्या आ सकता है? ठीक है, द मोर इंटेलिजेंट द इंडिविजुअल इज द ग्रेटर विल बी हिज इनसाइट। जितना इंडिविजुअल इंटेलिजेंट हो उतना ज्यादा इनसाइट उसमें आएंगे। लर्निंग सिचुएशन, जैसे कि सुल्तान में आपने देखा, उस पीजियन में आपने देखा, उस माइस में आपने देखा, सिचुएशन के हिसाब से आप इनसाइट आप में आता है, आइडिया आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपके पास सिचुएशन नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि रोटी की कीमत उसे पता होता है जो भूखा होता है, तब तक जब तक आपका सिचुएशन बुरा ना हो, सिचुएशन आपका डिमांड ना करे कि आपके अंदर कोई इंसाइट आए, तब तक इंसाइट नहीं आएगा। हाउ इंसाइटफुली द ऑर्गेनिज्म विल रिएक्ट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन इन विच ही हैज टू एक्ट। यानी कि आपका रिएक्शन क्या होगा, आपका इंसाइट क्या होगा, वो डिपेंड करता है आपका सिचुएशन क्या है। अगर सिचुएशन है तो इंसाइट आएगा, अगर सिचुएशन नहीं है, खाली फोकट का आप सोच रहे हो मेरे अंदर सिचुएशन क्यों नहीं आ रहा है, मेरे अंदर इंसाइट क्यों नहीं आ रहा है, सोते सोते अगर आप मतलब ऐसी भावनाओं में बह जाओगे तो नहीं आएगा। सिचुएशन जब मतलब आपका सिचुएशन जब उस तरह से बन जाएगा तो अपने आप इंसाइट आ जाएगा। ठीक है, सम सिचुएशंस आर मोर फेवरेबल देन द अदर फॉर इंसाइटफुल सॉल्यूशन। As a common observation, insight occurs when the learning situation is so arranged that all necessary aspects are open for observation। मतलब कि एक कॉमन ऑब्जर्वेशन में कहा गया कि इंसाइट तभी आता है जब आपका जो लर्निंग सिचुएशन है वो आपका अरेंज्ड हो। मतलब लर्निंग सिचुएशन उतना डिफिकल्ट नहीं होगा तो सोल्यूशन भी नहीं आएगा। ठीक है, इनिशियल एफर्ट्स और ट्रायल एंड एरर। इनिशियल एफर्ट्स, insightful learning has to pass through the process of trial and error. Whatever an activity may be, attempts or efforts or trials always lie at its root। सबसे मेन कारण तो है इनिशियल एफर्ट। आपके पास सब कुछ है, आपके पास एक्सपीरियंस है, इंटेलिजेंस है, आपके पास सिचुएशन भी है, लेकिन आप कुछ करना नहीं चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब सुल्तान के पास एक्सपीरियंस है बनाना खाने का, कि वो कैसे लकड़ी से लेके आया है, उसके पास सिचुएशन भी है, वो भूखा है, उसके पास इंटेलिजेंस भी है क्योंकि उसने पहले ये सब कर लिया है, लेकिन इस बार वो कुछ कर नहीं रहा है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं नहीं करूँगा, खाना दो या ना दो, मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, आप मुझे गाली दो, आप मुझे खाना मत दो, लेकिन मैं कुछ करूँगा नहीं, मैं कुछ एफर्ट, मैं अपने से कुछ प्रयास करूँगा ही नहीं। जब मैं अपने से कुछ कोशिश नहीं कर रहा हूँ तो फिर कैसे मेरे अंदर इनसाइट्स आएंगे? अगर सुल्तान कुछ करता नहीं तो खाता भी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल एफर्ट। आपको कुछ कोशिश करना पड़ेगा, इनिशियल एफर्ट लेना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, फेल करना पड़ेगा, फिर फेल करते करते आप सक्सेस पा जाओगे। देन फाइनली जो आपने सीखा, जो आपने पाया, जैसे सुल्तान को बनाना मिल गया है, उसको वो रिपीट करेगा और जनरलाइज करेगा। आफ्टर हैविंग एन इनसाइटफुल सॉल्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, द ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू रिपीट इट इन अनदर सिचुएशन डिमांडिंग सिमिलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि उसी प्रकार देखा, चिंपैंजी ने देखा कि इस बार मैंने लकड़ी के मदद से मैंने ये अचीव कर लिया, जब दूर रखा हुआ चीज किसी एक चीज से मैं ला सकता हूं, तो अगर सेम सिचुएशन कहीं भी कभी भी रोड पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, अगर उसे मिले तो वो सॉल्यूशन वो वहां पे भी अप्लाई करेगा। They found that in one situation helps him to react insightfully in the other identical situations। यानी कि अगर देखा जाए एक सिचुएशन में जो उसको रीइंफोर्समेंट आई मीन जो इंसाइट मिला, वो दूसरे सिचुएशन में भी वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ब्लूम्स मास्टरी लर्निंग। ब्लूम, जिनका नाम पूरा है बेंजामिन एस ब्लूम एंड जॉन बी कैरल। ठीक है, बेंजामिन एस ब्लूम और जॉन बी कैरल दोनों ने मिलकर के ये थ्योरी बनाया। इट इज एन अप्रोच फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन पहले मतलब इसको हम अब इंस्ट्रक्शन कहा जाता है फिलहाल, लेकिन पहले इसे कहा क्या जाता था? टीचिंग। टीचिंग कहा जाता था, अब इसको इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, जहां पे भी इंस्ट्रक्शन लिखा होगा दैट मीन्स टीचिंग। पहले टीचिंग कहा जाता था, अब इसे इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो कैसे हमारे टीचिंग को या फिर इंस्ट्रक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकें, इसके लिए ये थ्योरी दिया गया है। इट हेल्प्स इन अटेनिंग अ सैटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन स्कूल सब्जेक्ट्स। स्कूल सब्जेक्ट्स में एक सैटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस गेन करने में ये मदद करता है। तो देखिए, कहीं पे भी मास्टरी लर्निंग की अगर बात हो रही है, पूछा जा रहा है मास्टरी लर्निंग इज प्रपोज्ड बाय, सो इट इज नन अदर देन योर, कौन करते हैं मास्टरी लर्निंग? कौन करता है? ब्लूम। ठीक है, तो बेंजामिन एस ब्लूम मास्टरी लर्निंग करते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ मास्टरी लर्निंग, देखिए मीनिंगफुल लर्निंग और मास्टरी लर्निंग दोनों अलग है, तो याद रखिएगा जहां पे मास्टरी लर्निंग लिखा है वहां पे ब्लूम होगा। ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है। ठीक है, ब्लूम। देखिए, ब्लूम का मास्टरी लर्निंग का मतलब क्या है कि कोई भी स्टूडेंट हो या फिर कोई भी इंसान हो,
वो एक चीज में, एक लर्निंग में, मान लीजिए शिक्षा, एजुकेशन में मास्टर कौन होता है? जो उसको अच्छी तरीके से पढ़ता है, समझता है और अच्छे से इनकलकेट करता है। तो हमें बच्चों को मास्टर बनाना है अपने लर्निंग में, पढ़ाई में उनको मास्टर बनाना है। तो कैसे करेंगे? तो कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे है। पहले हम उनका प्री असेसमेंट करेंगे। मैं उनको पढ़ाने से पहले उनका इंटेलिजेंस चेक करूंगा, उनका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, प्री असेसमेंट। उससे पता चल जाएगी कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, कौन कौन स्टूडेंट है जो कि स्लो लर्नर है, कौन कौन स्टूडेंट है जो कि एवरेज लर्नर है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? ग्रुप बेस्ड इनिशियल इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब वही टीचिंग। ग्रुप में अभी पढ़ाऊंगा, जितने सारे स्टूडेंट है, मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको टेस्ट कर लिया मैंने, अब उनको पढ़ाऊंगा नॉर्मल तरीके से, किसी को स्पेशल नहीं पढ़ाऊंगा, नॉर्मल तरीके से जैसे पढ़ाते हैं ग्रुप में पढ़ाऊंगा। रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट, जैसे उनका टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, उसी तरीके से उनका फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, टेस्ट होगा, देखा जाएगा वो कितना, मतलब मैंने जो पढ़ाया वो कितना उनको समझ में आ रहा है। अब देखा गया कि कुछ तो प्रॉब्लम है, बच्चे कुछ कम मार्क्स रख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? कोशिश करूंगा उनको करेक्टिव इंस्ट्रक्शन यानी कि रीटीच, उनको फिर से पढ़ाऊंगा जो उन्होंने छोड़ दिया था या फिर जो उनका गलत था वो फिर से पढ़ाऊंगा। पढ़ाने के बाद फिर से मैं टेस्ट करूंगा उनको, पढ़ाने के बाद क्या इंप्रूवमेंट आया वो देखने के लिए पैरेलल फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रिपीट द टेस्ट। बाद में मुझे जो रिजल्ट मिलेगा उसके हिसाब से मैं उन्हें एनरिचमेंट एक्टिविटीज यानी प्रैक्टिकल्स कराऊंगा। ठीक है, इससे सभी स्टूडेंट्स के अंदर मास्टरी लर्निंग, वो मास्टर कर जाएंगे अपने टॉपिक में। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेजेस ऑफ मास्टरी लर्निंग। क्या स्टेज है मास्टरी लर्निंग का? मास्टरी लर्निंग कैसे अचीव करते हैं उसका फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी। क्या क्या डिफिकल्टीज है, स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत क्या हो रहा है पढ़ने में, उसको फाइंड आउट करेंगे। उसके हिसाब से हम एक्सपेंसेटरी प्रोग्राम यूनिट रखेंगे, यानी कॉम्पेंसेटरी प्रोग्राम यूनिट, यानी कि उस डिफिकल्टी को हटाने के लिए, उस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए हम कुछ प्रोग्राम करेंगे, कॉम्पेंसेट करेंगे, यानी कि उसको कुछ प्रोग्राम देंगे ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्लो लर्नर है, वो पढ़ नहीं पाता है, उसको थोड़ा सा रेमेडियल क्लास प्रोवाइड करेंगे, दैट इज कॉम्पेंसेटरी प्रोग्राम। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। मैं पढ़ाने से पहले बच्चों को कहूंगा कि बेटा आज हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, हमारे क्लास का ऑब्जेक्टिव ये होता है। ठीक है, देन टीचर इंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पे टीचर पढ़ाएगा, क्लास में आकर के पढ़ाएगा, ऑब्जेक्टिव उसने लिया था। से फॉर एग्जांपल उसका ऑब्जेक्टिव था बच्चों को आज ग्रामर में एडजेक्टिव सिखाना, तो यहाँ पे वो एडजेक्टिव पढ़ाना स्टार्ट करेगा। सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शन रिव्यू एंड एक्सरसाइज, यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव को समझने के लिए कुछ जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हैं, इंस्ट्रक्शनल एक्सरसाइज है, वो उन्हें करने के लिए दिया जाएगा कि बच्चे आप लोग ये करो, ये वाला सॉल्व करके मुझे दिखाओ। ठीक है, उसके बाद उनका फॉर्मेटिव टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट करेंगे कि उन्होंने क्या सीखा है। अगर जो भी नहीं सीखा है उसके लिए फिर से हम प्रोग्राम यूनिट रखेंगे, जो यहाँ पे रखा गया था प्रोग्राम यूनिट, उससे इंप्रूव करने के लिए। फिर उन्हें एनरिचमेंट प्रोग्राम प्रैक्टिकल्स देंगे करने के लिए। देन उन्हें ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, कोऑपरेटिव स्मॉल ग्रुप स्टडी, ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके वो पढ़ेंगे, और फाइनली उनका समेटिव टेस्ट किया जाएगा, फाइनल टेस्ट होगा। ठीक है, यह है स्टेजेस ऑफ मास्टरी लर्निंग। अब ब्लूम ने जो टैक्सोनॉमी दिया था 1956 में, और उसको फिर से रिवाइज किया गया था 2001 में, उसको देखते हैं। पहले वो नाउन फॉर्म में था, अब वो वर्ब फॉर्म में है। ठीक है, बस डिफरेंस एक ही है जो कि हम लास्ट में देखेंगे। पहले नॉलेज, सबसे पहले इंसान क्या करता है, रट्टा लगाना स्टार्ट कर देता है। नॉलेज यानी कि वो बस रट्टा मारता रहता है, उसको समझे बिना बस रट्टा लगा देता है। उसके बाद आता है कॉम्प्रीहेंशन, यानी उसको समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट स्टेज में ये थोड़ा सा, मतलब देखिए, ये वो टैक्सोनॉमी है कि स्टूडेंट कहाँ से कहाँ तक मूव करता है। पहले रट्टा लगाता है, फिर समझने की कोशिश करता है, ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया। उसके बाद जो उसने रट्टा लगाया, जो उसको समझ लिया, उसको वो अप्लाई करेगा। जैसे मैथमेटिक्स में हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, उसका आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको वो क्या करता है, पहले नॉलेज में रट्टा लगा देता है, फिर समझने की कोशिश करता है ये क्यों हुआ, उसके बाद इसी को अप्लाई करेगा। मान लीजिए वहाँ पे दिया गया है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, उसको वो अप्लाई करके वो समझ जाता है। देन एनालिसिस, एनालिसिस क्या होता है, जब एक प्रॉब्लम को, ये सिंगल प्रॉब्लम को हम अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम को मैंने डिवाइड कर दिया, जैसे कि एक प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूंगा जानने का ये प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, ये प्रॉब्लम का सोर्स क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम का स्ट्रेटेजी क्या है, या फिर कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, प्रैक्टिकली सोचेंगे, प्रैक्टिकल सोल्यूशन सोचेंगे। तो अलग अलग तरीके से मैंने प्रॉब्लम को डिवाइड किया, फिर समझने की कोशिश किया, इसको बोलते हैं एनालिसिस। सिंथेसिस उल्टा है,
मैंने सबको एनालिसिस किया, अब सबको फिर से एक जगह इकट्ठा कर लूँगा, उसको हम कहते हैं सिंथेसिस, यानी ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल दम। उसके बाद आता है इवैल्यूएट। अब मैं जो पढ़ा हूँ इसको हम इवैल्यूएट करेंगे कि कितना मैंने सीखा है। ये 1956 में दिया गया था। अब इसी को वर्ब फॉर्म में नॉलेज यानी रिमेंबर, याद करना, कॉम्प्रिहेंसिव यानी अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन यानी अप्लाइंग, एनालिसिस यानी एनालाइजिंग, और यहाँ पे सिंथेसिस नहीं हुआ, ये वाला मिस हो गया। इवैल्यूएशन यहाँ पे आ गया, टू इवैल्यूएट, और यहाँ पे जो सिंथेसिस था ये सिंथेसिस ना होकर के यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है, ये नया वाला ऐड हो गया, ठीक है। तो ये है उसका रिवाइज टैक्सोनॉमी इन 2001। अब चलते हैं रॉबर्ट गैनेज लर्निंग थ्योरी। रॉबर्ट मिल्स गैने अगस्त 21, 1916 टू अप्रैल 28, 2002, यानी कि फिलहाल में ही उनका देहांत हुआ था। ही वॉज एन अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज कंडीशंस ऑफ लर्निंग, क्योंकि उन्होंने 1965 में एक किताब लिखा था जिसका नाम था द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। In his book, Gane 1965 described the analysis of learning objectives and how these different classes of learning objective relate to the appropriate instructional design। यानी कि ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है और कैसे अलग अलग क्लास में और लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कैसे रिलेट किया जा सकता है उसके अप्रोप्रिएट डिजाइन के साथ, उसको उन्होंने एनालाइज किया था। तो ये रहे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग। 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, आई मीन 8, ठीक है, 9 लेवल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके बाद तो पहले आता है सिग्नल लर्निंग, ठीक है। सबसे पहले सिग्नल लर्निंग यानी कि जैसे साइन में सीखते हैं, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके या फिर ABCD करके जो भी सिग्नल से सीखते हैं। देन आता है आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स यानी आपको कुछ स्टिमुलस दिया जाता है, आप कुछ रिस्पॉन्ड करते हो, जैसे सुल्तान ने सीखा, जैसे पिजियन ने सीखा, वैसे आप स्टिमुलस रिस्पॉन्स सीखते हो। देन चेनिंग यानी कि एक चेन एक्टिविटी होता है ना, तो आप पहले ये करो, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, ऐसे करते करते अपना एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। देन वर्बल एसोसिएशन, आपके पास कुछ वर्बल एसोसिएशन यानी वर्ड्स के साथ रिलेट करोगे, आप कॉन्सेप्ट को वर्ड के साथ रिलेट करोगे। जैसे हम पढ़ते हैं कि NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब इसको वर्ब के साथ हम कोरिलेट करते हैं। देन मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, देन मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आते हैं, फिर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला गलत है, कौन सा किस कैटेगरी में आएगा वो वाला। देन हम कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है उसे सीखते हैं। देन हम रूल सीखते हैं, उस कॉन्सेप्ट के रूल को सीखते हैं, और फाइनली हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यह है लेवल्स ऑफ लर्निंग। अब हम देखेंगे 9 इंस्ट्रक्शन यानी कि गैनेज 9 इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स। तो इंस्ट्रक्शन यानी पढ़ाते वक्त हमें एक स्टूडेंट को पढ़ाते वक्त या फिर एक क्लास को पढ़ाते वक्त एक टीचर को क्या क्या इंस्ट्रक्शनल टास्क करना पड़ता है। तो सबसे पहले जब एक टीचर क्लासरूम में जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है गेनिंग अटेंशन। बच्चा अपने अंदर बातें कर रहे हैं तो फिर वो क्या पढ़ सकते हैं आपसे, नहीं पढ़ सकते, तो यू हैव टू ब्रिंग द अटेंशन टुवर्ड्स यू। तो गेनिंग अटेंशन और रिसेप्शन होता है ये। देन इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। हम आज क्या पढ़ेंगे, बच्चों को ये समझाओ कि बेटा आज हम पढ़ेंगे फोर्स, ठीक है, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमने बता दिया ऑब्जेक्टिव। एक्सपेक्टेंसी, बच्चे का एक्सपेक्टेंसी, क्या पढ़ेंगे आज, फोर्स पढ़ेंगे। देन स्टिमुलेटिंग और रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग, रिट्रीवल यानी कि जो आप लोग पहले कुछ ना कुछ पढ़े होंगे फोर्स के बारे में, क्या किसी ने पढ़ा है, क्या आपको पता है कि कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है जमीन की ओर, क्या सुने हो इसको, क्या कहा जाता है, क्यों आता है, ये कोई बताएगा। तो इसका मतलब जो पहले पढ़ा हुआ है उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा या फिर रिट्राइव करूंगा। देन प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस, ये कहने के बाद मैं अभी सिलेक्टिव परसेप्शन या फिर प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मैं अभी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा कि इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, यानी कि बच्चे को मैंने पढ़ा दिया फोर्स के बारे में, अब उसे कुछ अगर दिक्कत आता है तो उसे हम मदद करेंगे, लर्निंग गाइडेंस देंगे, सेमांटिक एनकोडिंग करेंगे, ठीक है। देन एलिसिटिंग परफॉर्मेंस मैंने पढ़ा दिया। अब रिस्पॉन्डिंग, बच्चों को पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, तुम बताओ क्या है फोर्स, क्या है ग्रेविटेशन, ठीक है, तो ये सब पूछूंगा। देन प्रोवाइडिंग फीडबैक, अगर कोई सही कहता है तो उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, ठीक है। देन असेसिंग परफॉर्मेंस, और फाइनली सभी का क्वेश्चन पूछूंगा और सबको असेस करूंगा, यानी रिट्रीवल ऑफ व्हाट दे हैव लर्न फ्रॉम माय क्लास, मेरे क्लास में उनको क्या समझ में आया वो असेस करूंगा। और फाइनली एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी जनरलाइजेशन मैंने आज पढ़ा दिया, कल आप क्या करोगे, इसको पढ़ के आना और इस कॉन्सेप्ट के साथ जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे क्लास में, तो उसको कुछ सोल्यूशन दे देंगे, प्रॉब्लम्स दे देंगे, वो घर पे करेंगे, जनरलाइज कर पाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट आता है लर्निंग थ्योरी बाय जां पियाजे। जां पियाजे बहुत ही फेमस स्विस यानी स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि पर्टिकुलरली उन्होंने मतलब बच्चों का बर्थ से लेकर के यंग एडल्ट तक उन्होंने स्टडी किया। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस डेवलपमेंट पियाजे केयरफुली ऑब्जर्व्ड ओन 3 किड्स, यानी कि अपने ही 3 बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। ही यूज्ड टू प्रेजेंट प्रॉब्लम्स टू देम, ऑब्जर्व रिस्पॉन्स स्लाइटली आफ्टर द सिचुएशन एंड अगेन ऑब्जर्व देयर रिस्पॉन्स, यानी कि वो ऐसे कि अपने बच्चों के ऊपर स्टडी करते थे, इसलिए उनको वो अपने बच्चों को प्रॉब्लम देते थे और उनका रिस्पॉन्स जो है उसको सिचुएशन टू सिचुएशन वो ऑब्जर्व करते थे, ठीक है। और इसीलिए पियाजे ने कहा इस मेथड को क्लिनिकल इंटरव्यू, क्लिनिकल यानी कि जो बारीकी से इंटरव्यू किया जाता है उसको क्लिनिकल इंटरव्यू कहा जाता है। ऐसे तो देखा जाए बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। स्कीमा के बारे में मैंने बता दिया, स्कीमा इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर माइंड और नॉलेज, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ योर ब्रेन जो भी आप कह सकते हो। तो उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्कीमा। तो स्कीमा के अंदर तो लिमिटेड प्लेस है। स्कीमा मान लीजिए ये थोड़ा सा जगह है, यहाँ पे इतने सारे नॉलेज आपके हैं, इतने सारे इन्फॉर्मेशन है, डेली डेली आप और भी सीखते हो, तो यहाँ पे तो सब कुछ यहाँ पे स्टोर नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसे एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे 3 प्रोसेस आए, वो है एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। एसिमिलेशन मतलब द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन टेक्स न्यू नॉलेज फिटेड इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीमा। जो आपका स्कीमा है उसके अंडर नया नॉलेज जो है मैं फिर से यहाँ पे ऐड करूंगा। मान लीजिए मेरे पास कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज है या फिर ओल्ड नॉलेज है, ठीक है, एग्जिस्टिंग नॉलेज, ऑलरेडी मेरे पास कुछ नॉलेज है प्लस मुझे न्यू नॉलेज मिला, तो इसको भी और इसको भी जब मैं अपने स्कीमा में स्टोर कर देता हूं उसको एसिमिलेशन कहा जाता है। उसके बाद आता है एकोमोडेशन। दिस इन्वॉल्व्स द प्रोसेस थ्रू विच द न्यू नॉलेज इज रिप्लेस्ड बाय प्रीवियस नॉलेज। मेरे पास कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज था, जब नया नॉलेज आया मैं इसको हटा दिया और इसको मैंने स्टोर कर दिया। व्हेन द न्यू नॉलेज कम्स आई विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग नॉलेज विद द न्यू वन, ठीक है। देन इक्विलिब्रेशन, ये कभी कभी बैलेंस क्रिएट करता है कि कौन सा एसिमिलेट होगा, कौन सा, 2 नॉलेज मेरे पास आए, अभी कौन सा एसिमिलेट होगा या फिर अकोमोडेट होगा वो इक्विलिब्रेशन डिसाइड करेगा, बैलेंस क्रिएट करेगा, मेकिंग अ बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। अब उनके हिसाब से आपको पता ही है कि 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, बहुत ही डिस्क्राइब्ड फॉर्म में है, लेकिन हमें बस पॉइंट से याद रखना है कि किस स्टेज में क्या डेवलप होता है। द सेंसरी मोटर स्टेज जो कि बर्थ टू 2 इयर्स इन्फेंसी स्टेज में होता है, पहले 2 साल बस सेंस आपके बहुत एक्टिव होंगे, आप तो कुछ बोल नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, बस क्रॉल करोगे, खड़ा होने की कोशिश करोगे, ठीक है, 2 साल में। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस इज फाउंड, आप जो देख लोगे, बच्चा जो देख लेगा इस टाइम में वो उसको याद कर लेता है, ऑब्जेक्ट उसके दिमाग में सेट हो जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज इनिशिएटेड, हाथ पैर बस हिलाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन दिखाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्री ऑपरेशनल, बच्चा अभी किंडरगार्टन में जा चुका है, केजी क्लासेस में, प्री प्राइमरी क्लासेस में जाता है, 2 से 7 साल की उम्र में। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा ईगोसेंट्रिक होता है, अपना कोई भी चीज दूसरों के साथ शेयर नहीं करेगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, दूसरों को क्या बीत रही है वो नहीं सोचेगा। इलॉजिकल थिंकिंग डेवलप्स, यानी कि वो इलॉजिकली सोचता है, अच्छा पापा मेरे को पैसे नहीं दिए इसका मतलब है पापा मुझे मतलब मुझे पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे सोचेंगे, इलॉजिकली वो सोचेंगे। इरिवर्सिबिलिटी इज फाउंड, इरिवर्सिबिलिटी मतलब वो कोई भी चीज एक बार चला गया तो वापस आएगा वो नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि 1 to 10 उनको समझ में आता है, लेकिन 10 to 1 रिवर्स उन्हें समझ में नहीं आता है, ठीक है। 10 to 9 अगर आप बता भी दो कि 10 के बाद 9 उसके बाद 8, वो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद एनिमिज्म, हर एक एनिमल में, हर एक डॉल में वो बात करने की कोशिश करेंगे, मतलब वो सभी ऑब्जेक्ट के साथ बातें करेंगे, ठीक है। कोई भी अगर घर में कोई डॉगी है, घर में कोई डॉल है, कोई भी है, तो उसके साथ वो बातें करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 to 11 होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होगा, इट इज ऑल्सो नोन एज स्कूल एज और गैंग एज। यहाँ पे वो स्कूल जाता है, अपना गैंग बनाता है, दोस्त बनाता है। लॉजिक बिगिंस अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट जो सामने होता है उसमें वो लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता है, मैनिपुलेशन करना स्टार्ट करता है। देन आता है ट्रांजिटिविटी, यहाँ पे बच्चा मतलब स्कूल में जाता है और यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली उसको ये समझ में नहीं आता है कि शेप एंड साइज का क्या मैटर है, उसको समझ में नहीं आता है, ठीक है। मान लीजिए उसको एक ऐसे लंबे से बॉटल में 1 लीटर पानी दिया जाता है और एक ऐसे मतलब मोटे से बोतल में 1 लीटर पानी दिया जाता है, दोनों में 1 ही लीटर पानी है, लेकिन वो लंबा वाला पसंद करेगा क्योंकि उससे लगता है कि इसमें ज्यादा पानी होगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी। नेक्स्ट होता है कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन बिगिंस, यहाँ पे वो क्लासिफाई कर पाएगा कि कौन सा चीज कहाँ पे रखना चाहिए, क्या होगा, ये सब उसको यहीं से समझ में आता है, ठीक है।
तो ये होता है कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी मतलब यहाँ पे मैंने जब कहा था कि 1 to 10 उसे समझ में आता है, अब यहाँ पे उसको 10 से 1 भी आएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये भी रिवर्स में वो कह पाएगा, उसको समझ में आ जाएगा। देन आता है आपका लास्ट वन विच इज फॉर्मल ऑपरेशनल। यहाँ पे बच्चा नहीं रहा, एडोलेसेंट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एडोलेसेंस में आ जाता है। तो यहाँ पे वो अपना मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग आप कह सकते हो। हाईएस्ट का मतलब ये हुआ कि इस स्टेज में बच्चा आकर के साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग ये सब चूज करता है, अपना मेडिकल प्रोफेशन चूज करता है, प्रिपेयर करता है बहुत सारे बड़े बड़े एग्जामिनेशन के लिए। सो दीज आर कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग डेवलप्स। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग उसका डेवलप हो जाता है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग भी डेवलप हो जाता है, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग डेवलप हो जाता है, कॉज इफेक्ट रिलेशन उसको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक्टिविटी सेंटर्ड लर्निंग भी वो डेवलप कर पाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है लर्निंग थ्योरी ऑफ लेव वाइगोट्स्की। मैंने जबकि कहा था आपको थ्योरीज आज पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा मतलब थ्योरिटिकली पढ़ेंगे, हम बस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आपको नटशेल में पढ़ाएं, कैसे आपको पॉइंट्स में पढ़ाएं, वैसे ही हमने प्रिपेयर किया है। अगर वीडियो सच में सही लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो एक ही चीज़ हमारे लिए करिएगा ज़रूर, वो शेयर कीजिएगा सभी के साथ जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आगे प्रिपेयर करने जा रहे हैं, ताकि ये अच्छा सा वीडियो सबके पास पहुंच पाए, थ्योरीज ऑफ लर्निंग पूरा कंप्लीट हो सके। ठीक है, लेव वाइगोट्स्की के बारे में जानते हैं। लेव वाइगोट्स्की भी एक सोवियत यूनियन के हैं, यानी रशिया के हैं। ठीक है, लेव सेमोनोविक वाइगोट्स्की 1896 to 1934 सोवियत डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं ये। हिज थ्योरीज आर ऑफन कंपेयर्ड एंड कंट्रास्टेड टू जाम पियाजे। जाम पियाजे के साथ इनको कंपेयर किया जाता है क्योंकि दोनों के दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। Vygotsky's new approach to psychology can be traced to both his socio-cultural context. ये सोसाइटी और कल्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, he studied the role of social and cultural factors in the making of human consciousness. इंसान को इंसान बनाने के लिए हमें सोसाइटी और कल्चर का फैक्टर बहुत जरूरी चाहिए। His theory of human development emphasizes how an individual social and cultural worlds impact development. इनका कहना है कि इंडिविजुअल के लाइफ में या फिर डेवलपमेंट में सोशल और कल्चरल वर्ल्ड का क्या महत्व भूमिका है वो यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे वो 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं कि लर्निंग कहाँ से होता है, सोशल इंटरेक्शन से होता है, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने से लर्निंग होता है, कल्चर से लर्निंग होता है, और लैंग्वेज के जरिए लर्निंग होता है। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब इनका जो 3 मेन कॉन्सेप्ट है इसके बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एक है MKO, सभी को पता है ये, द मोर नॉलेजेबल अदर इज समवन हु हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग देन द लर्नर विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर टास्क, प्रोसेस और कंसेप्ट। पर्टिकुलर टास्क या फिर कंसेप्ट में किसी एक को अगर लर्नर से ज्यादा नॉलेज है तो उसको हम कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। जैसे कि आप लर्नर हो और आपके टीचर्स हैं या फिर सीनियर है, वो आपसे थोड़ा ज्यादा जानते हैं, इसीलिए आपको वो सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको एजुकेशन पढ़ा रहे हैं या फिर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो आपसे ज्यादा इंटरनेट जानते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर टास्क या फिर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में वो आपसे ज्यादा जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई चीज वो आपसे ज्यादा जानते हैं। हो भी सकता है इंटरनेट में आप उनसे ज्यादा हो, यानी आप उनको सिखाते हो तो वहां पे आप मोर नॉलेजेबल अदर बन जाते हो। लेकिन सिंपली अगर बात करें, किसी भी एस्पेक्ट में कोई अगर आपसे ज्यादा जानता है या फिर उसको ज्यादा जानकारी है तो उसको हम कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और ZPD। द जोन इज द रीजन ऑफ सर्चिंग फॉर विच द स्टूडेंट इज कॉग्निटिवली प्रिपेयर्ड बट रिक्वायर्स असिस्टेंट एंड सोशल इंटरफेस टू डेवलप कंप्लीटली। The zone of proximal development defines skill and abilities that are included in the process of development. यानी कि यहाँ पे जोन बोले तो किसको समझाता है कि स्टूडेंट प्रिपेयर्ड है बट कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि बिना असिस्टेंस के, बिना कोई मदद के वो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे छोटा सा एक पिक्चर आप सभी ने देखा हुआ है, ये है स्टूडेंट एबिलिटी। यहाँ पे है स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे एक और भी गोला और यहाँ पे तीसरा गोला। ये है जो वो नहीं कर सकता, कांट डू। ये कर सकता है, कैन डू। लेकिन ये जो बीच का हिस्सा है वो कर सकता है, लेकिन आपके मदद से, यानी मोर नॉलेजेबल के मदद से कर सकता है। इसी जोन को हम कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि प्रॉक्सिमली वो डेवलप कर सकता है, ये वो जोन होता है। ठीक है, ये तो नहीं कर सकता है, ये तो कर चुका है, और बीच वाला ये रहा जो कि ZPD कहलाता है। ठीक है,
और इस ZPD तक कौन मदद करेगा? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। कैसे हेल्प करेगा? जिस प्रोसेस से करेगा उसको हम कहेंगे स्कैफोल्डिंग। इट इज डिफाइंड एज गाइडेंस ऑफ ए मोर स्किल्ड पर्सन, यानी MKO, which can be provided in many ways such as breaking the assignment down into smaller and easy steps, providing adequate motivation, regular feedback about the progress of an active person on that particular work। यानी स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है ये एक प्रोसीजर है जिससे एक मोर नॉलेजेबल अदर उस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक बच्चे को हेल्प करता है, उसको मदद करता है, उसको मोटिवेट करता है, फीडबैक देता है, ये सब कुछ करता है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं उनके हिसाब से स्पीच 3 प्रकार से होते हैं। लेव वाइगोट्स्की हैड क्लैरिफाइड दैट स्पीच ऑफ आर 3 काइंड्स। फर्स्ट इज सोशल स्पीच, जो कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, मतलब जैसे वो रोता है, बातें करता है, जोर जोर से चिल्लाता है, वो सोशल स्पीच होता है, वो सबको पता चलता है वो क्या कह रहा है। ये अप टू 2 ईयर्स होता है। 2 साल तक वो जो भी कहेगा खुल्लम खुला कहेगा, किसी से छुपाएगा नहीं, मतलब छुपा नहीं सकता है, वो बस बोल ही देगा। और प्राइवेट स्पीच, अपने आप बात करने लगता है, सेल्फ टॉक, ये कब डेवलप होता है? 3 से 7 साल की उम्र में होता है। 3 साल के बाद और 7 साल के अंदर प्राइवेट स्पीच, वो अपने आप बातें करने लगेगा, सिर्फ अपने आप से बातें करेगा। ठीक है, सेल्फ टॉक। उसके बाद साइलेंट इनर स्पीच, बातें नहीं करेगा, वो चुपचाप रहेगा लेकिन बहुत कुछ सोच सकता है। ये चाइल्डहुड के बाद होता है, 7 साल के बाद, जो कि चाइल्डहुड मतलब जब चाइल्डहुड स्टार्ट हो जाता है, अर्ली चाइल्डहुड के बाद तो वो होता है आपका 7 साल की उम्र में। ठीक है, 7 साल से ऊपर जो भी है साइलेंट इनर। जैसे आप अभी कुछ नहीं बोल रहे हो, बस देख रहे हो, कुछ मतलब मुंह नहीं खोल रहे हो, लेकिन बहुत कुछ आप साइलेंटली सोच रहे हो, तो ये डेवलप होता है 7 साल के बाद ही। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है लर्निंग थ्योरी ऑफ डेविड ऑजुबेल। डेविड ऑजुबेल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं फटाफट से। डेविड ऑजुबेल, जो कि एक अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है, इज क्रेडिटेड विद द लर्निंग थ्योरी ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर। एडवांस ऑर्गेनाइजर थ्योरी उन्होंने दिया। His theory, like Ganesh, suggests how teachers or instructional designers can best arrange the condition that facilitate learning for students। यानी इन्होंने कहा कि ज्ञाने की तरह इन्होंने कहा कि जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स हैं, यानी जो टीचर्स हैं, वो कैसे क्लासरूम को और अच्छे से बना सकते हैं, कैसे लर्निंग को फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द ओवररीचिंग आइडिया, overarching idea in Ausubel's theory is that knowledge is hierarchically organized and that new information is meaningful to the extent that it can be related to what is already known। डेविड ऑजुबेल का कहना है कि नॉलेज जो है ना वो हायरार्की में है, सिस्टमैटिक ऑर्डर में है। जब नया इंफॉर्मेशन मिलता है ना, वो मीनिंगफुल तभी होता है जब आपको पहले से कुछ पता हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज अगर मैं आपको मान लीजिए ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूं, तो आपको एटलीस्ट नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। ठीक है, आपको एटलीस्ट कैलकुलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको मान लीजिए एजुकेशन का रिसर्च पढ़ा रहा हूँ, रिसर्च इन एजुकेशन, तो आपको एजुकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आपने कहीं पे भी रिसर्च के बारे में सुना हो, एटलीस्ट वो पता होना चाहिए। अदरवाइज एजुकेशन अगर नहीं पता है तो फिर एजुकेशनल रिसर्च आप कैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वो होता है इसका मानना। ही इज ऑफ द व्यू दैट लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग। लर्निंग कैसे होता है? डिडक्टिव रीजनिंग से होता है। डिडक्टिव मीन्स मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू एग्जाम्पल। ठीक है, उनके हिसाब से लर्निंग 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के लर्निंग होते हैं। एक होता है रोट लर्निंग। रोट लर्निंग आपको पता ही है कि इससे रट्टा लगाना जाता है, रट्टा लगाना होता है, यानी कि जो भी है मगअप कर लो, पढ़ लो, याद कर लो, बस रोट लर्निंग। देन होता है मीनिंगफुल लर्निंग, किसी भी चीज को मीनिंगफुली समझ के पढ़ना और सोच समझ के इसको मन में रखना, वो होता है मीनिंगफुल लर्निंग। रिसेप्टिव लर्निंग क्या होता है? जो कोई कुछ भी बोल दे मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, इसको रिसीव कर लूंगा, वो है रिसेप्टिव लर्निंग। लास्ट में आता है डिस्कवरी लर्निंग। जब कोई प्रॉब्लम दिया जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते आपने जो सीखा उसको कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, उसके बाद आता है आपका थोड़ा सा यहाँ पे माफी चाहूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए डिसऑर्डर हो गया है ये पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब टेक्निकल एरर है। डेरिवेटिव सबजम्पशन, इसको हम सबजम्पशन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, सबजम्पशन थ्योरी। आई होप आप सबको ये कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, सबजम्पशन थ्योरी। ठीक है, ओके। तो सबजम्पशन थ्योरी में कहा क्या गया कि 4 प्रकार के सबजम्पशन है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो। यहाँ पे हो रहा है, पहले हो गया डेरिवेटिव सबजम्पशन, नेक्स्ट है कोरिलेटिव सबजम्पशन।
ठीक है, कोरिलेटिव सब्जम्पशन, ठीक है। अब यह है सुपर ऑर्डिनेट सब्जम्पशन, सुपर ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट, सुपर ऑर्डिनेट सब्जम्पशन। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे कॉम्बिनेटोरियल सब्जम्पशन, ठीक है, कॉम्बिनेटोरियल सब्जम्पशन। ओके, नाउ देखते हैं सब्जम्पशन का मतलब क्या होता है। सब्जम्पशन का मतलब होता है कि आप जो लर्निंग सीख रहे हो या फिर आप जो लर्निंग कर रहे हो वो नॉलेज कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, या फिर कैसे सीख रहे हो। सब्जम्पशन कहां से सीख रहे हो। पहला है डेरिवेटिव, डिराइव करना। कहां से डिराइव आता है, नॉलेज विच इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और नॉलेज इज कॉल्ड डेरिवेटिव सब्जम्पशन। डेरिवेटिव सब्जम्पशन तब आता है जब हम अपना प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस एक्सपीरियंस से हम कुछ एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं या फिर नॉलेज गेन कर रहे हैं। मैंने पहले पढ़ा हुआ था एजुकेशन, अब मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, उसी से मैं नॉलेज गेन कर रहा हूं, उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव सब्जम्पशन। नेक्स्ट आता है कोरिलेटिव सब्जम्पशन का मतलब क्या होता है, नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम कोरिलेटिंग टू और मोर कॉन्सेप्ट। मतलब एक कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट है, तीसरा कॉन्सेप्ट है, चौथा कॉन्सेप्ट है, मतलब सभी कॉन्सेप्ट को मिला करके मैं अगर कोई नॉलेज जनरेट करता हूं उसको हम कहते हैं कोरिलेटिव सब्जम्पशन। नेक्स्ट है सुपर ऑर्डिनेट सब्जम्पशन। कभी कभी क्या होता है, नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्जांपल विदाउट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हमें कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता है लेकिन एग्जाम्पल मालूम होता है। जैसे कि बचपन में हमें पता था कि कोई भी चीज ऊपर जाता है तो नीचे आता है, ये पता था, एग्जाम्पल पता था, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो नहीं पता था। हमें पता था कि जो समंदर का पानी जो है वो समंदर में बाढ़ आता है, नदी में बाढ़ आता है, समंदर फूलने लगता है, फिर मतलब नदी का पानी गांव में घुस जाता है, सो एंड सो होता है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है वो समझ में नहीं आता था। इसका मतलब है सुपर ऑर्डिनेट सब्जम्पशन का मतलब है जब आपको एग्जाम्पल पता है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ठीक है, तब इसको सुपर ऑर्डिनेट कहा जाता है। और लास्ट है कॉम्बिनेटोरियल। कॉम्बिनेटोरियल मतलब नॉलेज रिजल्टेड फ्रॉम कंबाइनिंग न्यू नॉलेज विथ ओल्ड नॉलेज। यानी न्यू नॉलेज मेरे पास अभी मिला है प्लस मेरे पास कुछ ओल्ड नॉलेज थे, दोनों को मिला करके मुझे जो नॉलेज मिला उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेटोरियल सब्जम्पशन। कंबाइन मैंने कर लिया। अब पढ़ते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर थ्योरी। थ्योरी क्या है, देखिए एडवांस ऑर्गेनाइजर का मतलब होता है इट enables लर्नर टू एनहांस देयर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। एडवांस मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का एडवांस मतलब पहले से होना। जैसे कि पहले क्या होता है, क्लासरूम में हम पहले जाते हैं, बच्चे बिना कुछ पढ़े आते हैं, हम जो भी पढ़ाते हैं वो लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं, ठीक है, चाहे मैं गलत भी पढ़ा दूं वो हाँ में हाँ मिला देते हैं। इट प्रोवाइड्स द हायरार्किकल, हाँ एडवांस ऑर्गेनाइजर का मतलब उल्टा हो जाएगा। जो बच्चे थे वो ब्लैंक आते थे, मैं जो भी पढ़ाता हूं उसको वो घर लेके चले जाते थे, लेकिन अब उल्टा हो जाएगा, वो घर से पढ़ के आएंगे, ठीक है, रीड करके आएंगे, वो पढ़ के आएंगे, उनको मैं पहले से मटेरियल दे दूंगा, वो पढ़ के आएंगे, प्लस यहाँ पे मैं भी पढ़ाऊंगा, टीच करूंगा, इंस्ट्रक्ट करूंगा, तब उनका जो नॉलेज आएगा वो सबसे बेस्ट नॉलेज डेवलप होगा, ठीक है। तो it provides hierarchical framework for students so that they can move information into long term memory efficiently and effectively and in a connected manner। हम क्या करेंगे, इसका फ्रेमवर्क जो है उसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि हम उसको घर दे देंगे, जो भी कल पढ़ाया जाएगा आज मैं उन लोगों को भेज दूंगा ताकि वो कल को उसे प्रिपेयर करके आ जाए और हम यहाँ पे डिस्कस करके पढ़ेंगे और सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। द गोल इज टू एक्सप्लेन, इंटीग्रेट, इंटरकनेक्ट द प्रीवियस लर्नर्स टू एनी लर्निंग टास्क। जो प्रीवियस नॉलेज है हम उसे एक्सप्लेन, इंटीग्रेट और इंटरकनेक्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब थ्योरी क्या है, एडवांस ऑर्गेनाइजर थ्योरी तो समझ में आ गया, अभी उसका मॉडल देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडवांस ऑर्गेनाइजर में 3 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज में प्रेजेंटेशन इन एडवांस, प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस इन एडवांस, जो भी कहिए, एडवांस हम उन्हें प्रेजेंट कर देते हैं। यानी कल अगर मैं मान लीजिए कल मैं पढ़ाने वाला हूं, मान लीजिए फ्रिक्शन, मैं पढ़ाने वाला हूं फ्रिक्शन, तो ये जो टॉपिक है मैं उनको पहले ही इसका मटेरियल दे दूंगा, पढ़ के आ जाना कल, ठीक है। फेज 2 में क्या होगा, मैं उनको फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा, प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क मैं पढ़ाऊंगा उनको। थर्ड फेज में क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तो पढ़ के आए हैं और मैंने पढ़ा भी दिया, तो यहाँ पे उनको कैसे और अच्छे से समझ पाएं और इसको कैसे जीवन भर के लिए याद कर पाएं और इसका कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना हो, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे, सो दैट कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से हो पाए। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं
मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी। एडवांस ऑर्गेनाइजर खत्म हो गया, अब चलते हैं मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी। मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है? टू लर्न मीनिंगफुली इंडिविजुअल मस्ट रिलेट न्यू नॉलेज टू रेलेवेंट कॉन्सेप्ट दैट दे ऑलरेडी नो। यानी कि अगर आपको मीनिंगफुली पढ़ना है, अगर आपको मतलब सही मायने में पढ़ना है, तो आपको पुराने नॉलेज के साथ अपना नया नॉलेज जो है उसको रिलेट करना पड़ेगा, उसको दोनों को रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को जब मैच करेंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे, तभी कोई कॉन्सेप्ट आपको मीनिंगफुल लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहले आपने कभी भी ट्रिगोनोमेट्री नहीं किया, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री नहीं किया है। अगर आप अभी फिजिक्स पढ़ोगे और ट्रिगोनोमेट्री वहां पे आपको मतलब काम में अगर लगाया जाएगा, cos थीटा sin थीटा, तो आप कुछ समझ में नहीं पाओगे, क्योंकि कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं निकल के आएगा, क्योंकि आपने ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा। अगर आपने पढ़ा होता तो फिजिक्स में समझ में आता मीनिंगफुली, तो दैट वुड मेक सम मीनिंग इफ यू नो ट्रिगोनोमेट्री। न्यू नॉलेज मस्ट इंटरैक्ट विद द लर्नर्स नॉलेज स्ट्रक्चर। न्यू नॉलेज जो है वो पुराने स्ट्रक्चर के साथ अगर मैच करोगे तभी जाकर के कुछ बन सकता है। मीनिंगफुल लर्निंग कैन बी कॉन्ट्रास्टेड विथ रोट लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग एक तरफ है मीनिंगफुल लर्निंग वर्सेस इस तरफ है आपका रोट लर्निंग। पहले आप रट्टा लगाते थे, अब सब कुछ आप मीनिंगफुली पढ़ोगे। ऐसे नहीं कोई चीज भी रट्टा लगाओगे, आप सोच समझ के पढ़ोगे। इट बिलीव दैट द आइडिया ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग एज अपोज टू द रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन हटाया जाएगा और मीनिंगफुली पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लास्ट में आते हैं लर्निंग थ्योरी ऑफ जेरम ब्रूनर। जेरम सेमर ब्रूनर, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, who has contributed to the field of cognitive psychology majorly। cognitive psychology में उनका ज्यादा से ज्यादा contribution है। ब्रूनर theorized that learners grow through 3 major stages of intellectual development। 3 stages of development है intellectual के, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। ब्रूनर ने एक डेफिनेशन दिया था, एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। कोई भी चीज किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में पढ़ाया जा सकता है, चाहे आपका उम्र ज्यादा हो चाहे आपका उम्र कम हो। ठीक है, ही स्टेटेड लर्निंग एज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इन्होंने कहा जो लर्निंग है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। लर्निंग इज अफेक्टेड बाय लर्नर्स इनेट कैपेबिलिटीज। लर्निंग मतलब लर्नर के कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कैपेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से लर्निंग टेक्स प्लेस होता है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। कुछ प्रिंसिपल्स है लर्निंग के, वो है एक्टिवेशन। यू हैव टू बी वेरी एक्टिव वाइल लर्निंग। कौन ज्यादा लर्न करेगा कौन कम लर्न करेगा वो डिपेंड करता है कि अगर आप एक्टिव हो, अगर आप एक्टिवली लर्न करते हो तो आप ज्यादा सीखोगे। देन मेंटेनेंस, यू शुड मेंटेन द ऑर्डर। मतलब आप खुद को जानो कि आप क्या सीखे क्या नहीं सीखे, क्या सीखना चाहिए क्या डाउट है, ये सब मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट डायरेक्शन, योर लर्निंग शुड बी इन अ सिंगल डायरेक्शन। मतलब पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ, क्या बनूंगा मुझे नहीं पता, बस मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यू शुड हैव सम डायरेक्शन इन लर्निंग। नेक्स्ट इज लैंग्वेज, यू शुड फॉलो सम डिसेंट लैंग्वेज। डिसेंट लैंग्वेज मतलब जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। आपका अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, जैसे कि मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन होता है, उनको समझ में ही नहीं आता है कि इंग्लिश में क्या लिखा है, तो वो क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर। ठीक है, उसके बाद आता है उनके स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा था कि उनके 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है इनएक्टिव स्टेज, जो कि बर्थ स्टेज 3 इयर्स तक होता है। यहाँ पे लर्नर्स लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम बाय एक्टिंग ऑन फिजिकल ऑब्जेक्ट। नो लैंग्वेज इज डेवलप्ड एट दिस स्टेज। यहाँ पे बच्चा बहुत ही छोटा होता है, बस हाथ पैर हिलाता है, दुनिया को देखता है, बस देखते देखते और सकिंग करता है, हर कोई चीज वो मुंह में डाल देता है, उसको वो फील करता है, वर्ल्ड को समझ लेता है। समझते समझते उसका 3 साल चला जाता है और लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पे होता ही नहीं है। देन आइकॉनिक स्टेज, जो कि आइकॉन यानी जो इमेज या फिर पिक्चर, जो कि 3 से 7 साल की उम्र में होता है। लर्नर्स प्रोग्रेस फ्रॉम इनएक्टिव स्टेज टू आइकॉनिक स्टेज वेयर एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड एज कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स या फिर इमेजेस। लर्नर्स लर्न थ्रू इमेज, मॉडल, आइकॉन, पिक्चर्स एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे को हर एक चीज जो है ऑब्जेक्ट को हम कॉन्क्रीट इमेज में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लर्नर जो है इमेज से सीखता है, मॉडल, आइकॉन, पिक्चर से सीखता है। ठीक है, देन आता है सिंबॉलिक स्टेज, जो कि 7 साल के उम्र से आगे जाता है। सिंबल यानी कि अब वो बड़ा हो चुका है। फाइनली दे लर्न फ्रॉम द सिंबॉलिक स्टेज व्हेन दे डेवलप द कैपेसिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्ट विद सिंबल। जैसे कि मैंने अभी कहा, इस चीज का क्या मतलब होता है, ठीक है, इस चीज का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये सब उसको समझ में आ जाएगा, ये सब क्या सिंबल है, ठीक है, ये सब उसको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। इन दिस स्टेज दे लर्न फ्रॉम अल्फाबेट्स, लेटर, सिंबल, साइन, वर्बल बोर्ड्स एटसेट्रा।
एब्स्ट्रैक्ट आइडिया डेवलप एट दिस स्टेज, लेटर से समझ पाएगा, ये ए है, बी है, सी है, जो भी है, अल्फाबेट समझ में आएगा, लेटर समझ में आएगा, सिंबल समझ में आ जाएगा, ये सबसे धीरे धीरे सीखेगा। और लास्ट में आता है आपका डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी मैंने पहले से कहा था, कुछ प्रॉब्लम दिया जाएगा, फिर सोल्यूशन होगा, जब सोल्यूशन निकालोगे तब उस टाइम आप डिस्कवर करते करते सीखोगे। Discovery learning takes place when students rearrange or transform evidence in such a way that go beyond the reassembled evidence to additional new insights। यानी कि स्टूडेंट को इस तरीके से मतलब प्रॉब्लम दिया जाएगा ताकि वो उससे जब रीअरेंज या फिर एविडेंस कलेक्ट करके जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसको कुछ नया सीखने को मिलेगा। द इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, और इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर का मतलब एक ही वर्ड में टीचर ही होता है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर कहा जाता है टीचर को, क्योंकि वो स्टिमुलेट करेगा लर्निंग को एंड इंक्वायरी करेगा बाय सेटिंग चैलेंजेस टू द स्टूडेंट्स टू सॉल्व देम। मतलब टीचर का ये रोल होता है कि वो स्टिमुलेट करे बच्चों को ताकि वो चैलेंजेस को सॉल्व कर सके और उसी से वो सीख सके। स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स थ्रू विच दे गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट एंड ऑफ द प्रॉब्लम। यानी कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एनकरेज किया जाता है ताकि उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन एज वेल एज द प्रॉब्लम, ये दोनों का समझ में आ जाए। क्लियर है बात? अगर वीडियो पूरा अच्छा लगा है तो ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। दोस्तों के साथ हमेशा शेयर करते रहिए, क्योंकि आप मतलब इसी चीज़ से हमें मिलता है मोटिवेशन और भी क्लास लेने का। और मैं जैसे कहा था मैंने, आपका MCQ क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा और क्लास जो होगा वो कंटिन्यूसली आपको बहुत सारे MCQs मिलेंगे। अप्रॉक्सीमेटली डेली आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे डेली, जो कि MCQs के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और हमारे क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है, मतलब वो क्वेश्चंस आए हैं, तो होपफुली इस बार भी हम वैसे क्वेश्चंस बनाएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हु सेड एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ? जॉन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, डेविड ऑस्टिबल, वोल्फगैंग कोहलर। चलिए बताइए, पॉज करके कमेंट बॉक्स में जरूर हमारा कमेंट बॉक्स यूज़ कीजिए, उसको आंसर कीजिए। और हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे हम क्वेश्चन शेयर करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट वगैरह जो भी होगा, और लिंक वगैरह जो भी मिलता है वहीं पे शेयर होता है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है जेरोम ब्रूनर ने कहा था, कोई भी स्टेज में लाइफ के कुछ भी आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज इन ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी? रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी में कौन सा एक स्टेज ऑफ लर्निंग नहीं है ब्लूम्स के? एनालाइजिंग, अप्लाइंग, सिंथेसाइजिंग, क्रिएटिंग, कौन सा एक टैक्सोनॉमी का रिवाइज्ड वर्जन नहीं है? पॉज करके आंसर बताइएगा। इसका आंसर है सिंथेसाइजिंग। सिंथेसाइज हटा दिया गया है और इवैल्यूएटिंग नीचे आ गया, ऊपर चला गया क्रिएट। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय। कंडीशंस ऑफ लर्निंग जो किताब है वो किसने लिखा है? जॉन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, डेविड ऑस्टिबल, रॉबर्ट ग्याने। बताइए आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में, सीधा क्वेश्चन है। तो रॉबर्ट ग्याने इज द राइट आंसर। 1965 में ये किताब लिखा गया था। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉमन फैक्टर इन बोथ कंडीशनड एंड अनकंडीशनड स्टेज ऑफ पावलोव? कंडीशन एंड अनकंडीशन स्टेज में पावलोव का कौन सा एक कॉमन फैक्टर था? बेल, फूड, एक्सटेंशन और सलाइवेशन। क्या एक कॉमन चीज था? सोच समझ के आंसर कीजिएगा। ठीक है, कॉमन का मतलब ये कि वहां पे जो था यहां पे भी वही था। ठीक है, उसका कोई डेजिग्नेशन भी नहीं चेंज हो रहा है। तो इसका आंसर होगा सलाइवेशन, क्योंकि बेल दोनों में था, पहले भी था यहाँ पे भी था, लेकिन बेल वहां पे न्यूट्रल था, यहाँ पे वो कंडीशन बन गया। फूड अनकंडीशनड था, यहाँ पे फूड है ही नहीं। ठीक है, एक्सटिंक्शन तो होगा नहीं, तो सलाइवेशन, वहां पे अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, लेकिन यहाँ पे आफ्टर कंडीशनिंग कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कोहलर कंडक्टेड हिज स्टडी ऑन। कोहलर किसके ऊपर अध्ययन किए थे? शिंपैंजी, डॉग, कैट, पिजियन, किसके ऊपर स्टडी किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर होगा सिंपैंजी। सुल्तान नाम था उसका, उसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया था। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए आज का टेक क्या है देखते हैं। इंप्रूव योर सेल्फ टू प्रूव योर सेल्फ। आज आप अपने आप को इंप्रूव करो ताकि कल आप अपने आप को प्रूव कर सको। फ्रॉम एडुचेंट्स, thank you all for watching. Subscribe the channel and like the session if this class seems helpful to you, and do share with your students, with your peer, with your anyone who is preparing for any examination regarding education. Thank you all once again.